टोपी देख करके कुछ लोग ऐसा करते ना, वो जैसे लाल वो देख करके बैल बिगड़ जाता है, ऐसे परेशान हो जाते हैं। हमारे राहुल बाबा बोले ये काली टोपी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा हमारे उत्तराखंड में पहनते हैं। नहीं तुम आरएसएस के हो। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। संघ यानी आरएसएस पर निशाना साधते साधते लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चारों तरफ बस आरएसएस ही आरएसएस नजर आ रही है। कभी आरएसएस के पहनावे पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी को अब तो उत्तराखंडी टोपी में भी आरएसएस की झलक नजर आने लगी है। आरएसएस और टोपी के बीच राहुल गांधी इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को टोपी पर भी सवाल उठा दिया है। दरअसल राजनीति में लंबा समय गुजारने के बाद इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे भगत सिंह कोश्यारी शनिवार को राजधानी दिल्ली में मौजूद थे, जहां एक किताब का विमोचन होना था। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी कुमार चौबे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जैसे नेता मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए इस विमोचन समारोह में भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल होने महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी उनकी टोपी को संघ की टोपी समझ बैठे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब सांसद थे उस दौर का एक किस्सा सुनाते हुए कहा, राहुल गांधी ने एक बार मुझसे पूछा था कि आप काली टोपी क्यों पहनते हैं। मैंने उनसे कहा कि लोग इसे उत्तराखंड में पहनते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप आरएसएस से हैं। मैंने कहा कि मैं आरएसएस से हूं, लेकिन टोपी उत्तराखंड की है। आरएसएस की स्थापना से पहले से लोग इसे वहां पहनते आए हैं। मेरी टोपी देख करके कुछ लोग ऐसा करते ना, वो जैसे लाल वो देख करके बैल बिगड़ जाता है, ऐसे परेशान हो जाते हैं टोपी को देख कर। तो हमारे राहुल बाबा, राहुल गांधी जी यूं उधर से आते, मैं इधर से बाहर जा रहा था। बोले आप कहाँ के सांसद हैं? मैंने कहा मैं नैनीताल से सांसद हूँ। बोले ये काली टोपी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा हमारे उत्तराखंड में पहनते हैं। नहीं तुम आरएसएस के हो। मैंने कहा हूँ ना आरएसएस का, आरएसएस का मैं हूँ। सबसे बोलता आरएसएस का नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, जो हूँ तो उसी की वजह से हूँ। सीधी सी बात है। लेकिन टोपी तो उत्तराखंड की है ना, वहां ये पहनी जाती है। जब आरएसएस पैदा नहीं हुआ तब भी टोपी पहनी जाती थी। चलो मैं चला गया, मैंने कहा ऐसे। तो उत्तराखंड टोपी को आरएसएस की टोपी बता रहे राहुल गांधी के इस वाकये को याद करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने आगे बताया, कुछ महीने बाद कांग्रेस नेता ने संसद में कुछ सांसदों के साथ बातचीत के दौरान फिर से मेरी टोपी के बारे में पूछा कि आप काली टोपी क्यों पहनते हैं। उन्होंने कहा कि यह आरएसएस की टोपी है। मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह आरएसएस की टोपी नहीं है। उन्होंने फिर भी जोर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने आरएसएस के बारे में कुछ पढ़ा है, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सावरकर के बारे में पढ़ा है। 3 महीने बाद फिर हमारे एक बच्चे सदस्य हैं कीर्ति आजाद, अब तो नहीं शायद, हम बैठे थे 2-3 सांसद बात कर रहे, फिर वहां से राहुल गांधी जी गुजर गए। फिर मुझसे बोलने लगे यार टोपी क्यों पहनते, काली टोपी? पता नहीं क्या था उसके अंदर। तो मैंने कहा नहीं बोली आरएसएस की टोपी है। मैंने कहा भाई देखो तुमको मैंने पहले भी बोला है ये आरएसएस की टोपी नहीं। बोले आरएसएस की। 2 लोग और बैठे सामने सांसद। तो मैंने कहा ये बताओ तुमने हैव यू रेड एनीथिंग अबाउट आरएसएस? क्या तुमने कुछ आरएसएस के बारे में पढ़ा है? ओ यस आई हैव रेड सावरकर। अरे सावरकर का गोलवलकर से क्या ले देता? संघ का तो गोलवलकर था और तू सावरकर की बात कर रहा है। पीयूष जी ये अल्लाह गुल्ला भी आपको सहन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे लोग नेतृत्व ये मैंने आपको कहा कि अंधेरा भी है, अंधेरे के बीच में उजाला भी है, प्रकाश भी है, प्रकाश की रेखा भी है संसद के अंदर। मैं बहुत अधिक नहीं बोला हूं, बोला भी हूं तो आरएसएस के बारे में पूछने पर सावरकर का नाम लेने वाले राहुल गांधी की इसी बात पर भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से कहा, जब ऐसे लोग नेतृत्व में होंगे तो आपको इस हंगामे और हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बताया, हालांकि सावरकर हिंदुत्व के विचारक हैं, लेकिन वे कभी भी आरएसएस में नहीं थे, इसलिए कोश्यारी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी को आरएसएस की टोपी बताने वाले राहुल गांधी इससे पहले संघ में शामिल महिलाओं पर भी आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। साल 2017 में उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों ने कभी संघ की महिलाओं को शॉर्ट यानी हाफ पैंट पहने देखा है?
महिला राइट्स में ये इंटरेस्टेड नहीं है। आप सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में? आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। तो संगठन से आपको पता लग जाता है। कांग्रेस में हर लाइनअप में महिलाएं दिखती हैं, आरएसएस में आपको एक महिला नहीं दिखेगी। पता नहीं क्या किया है, क्या गलती की महिलाओं ने कि आरएसएस में नहीं घुस सकती। बीजेपी के साथ साथ संघ पर हमला बोलने वाले राहुल गांधी संघ के कपड़ों पर भी निशाना साधते रहे, लेकिन जब उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी की टोपी पर निशाना साधते उसे संघ की टोपी बतलाया, तो इस बार कोश्यारी ने तुरंत पूछ लिया कि क्या कभी आरएसएस के बारे में पढ़ा है। तो राहुल गांधी बोल बैठे कि उन्होंने सावरकर के बारे में पढ़ा है, जबकि सावरकर और संघ का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता ही नहीं है। इसलिए कोश्यारी ने तंज मारा कि जब ऐसे लोग नेतृत्व में होंगे तो संसद में हंगामा होगा ही। बहरहाल इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि बोलूं तो कहां से और कहां तक, क्योंकि आज तक हमेशा अन्यों के लिए ही बोला है, अन्यों के लिए ही बोला है, और अपनी पुस्तक अपने बारे में बोलना ऐसा लगता है कि जैसे जरा गड्ढे में जा रहे हैं। लेकिन ये आदरणीय हमारे अमित भाई का आग्रह था, तो ऐसे उन्होंने कार्यक्रम आज शुरू किया है, रखा है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित पीयूष जी को जाना था मुंबई, यहाँ की आज्ञा मानते नहीं मानते इन लोगों की, मुंबई वालों को आदेश आ गया कि पीयूष जी आपको तो रहना, किसका आया नाम नहीं बोलूँगा, अभी बता रहे थे मेरे को। तो मैंने कहा भाई भारत में भाग्यवादी हैं लोग, इस समय का अंचल यहीं का होगा आपका है? और ये सहभाग मुझे, हम सौभाग्य हमको मिलने वाला, अब आ गए। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पीयूष जी, केंद्र में मंत्री, सभी लोग जानते हैं, हमारे केंद्र में मंत्री आदरणीय अश्विनी जी, एकदम जनता से जुड़े हुए, बस मेरे जैसे धोती पहनने वाले अश्विनी जी से बहुत कम रह गए हैं, परंतु इसलिए अनेकों प्रकार से तो उनसे दोस्ती है ही है, परंतु धोती की भी एक जो साम्यता है वो भी थोड़ा अश्विनी जी के निकटता ले आती है। वैसे आदरणीय अश्विनी जी अपने श्याम जाजू जी मेरे भाई जैसे ही हैं, मेरे साथ बहुत दिन रहे हैं और अभी भी साथी मान के चलता हूँ। ऐसे आदरणीय श्याम जाजू जी, और आज जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए और बड़ा अमित प्रयास किया है, अमित प्रयास माने अथक प्रयास, ऐसे चाणक्य वार्ता के हमारे इसके संपादक मालिक श्रीमान अमित जैन जी हमारे बीच में। अब हमारे भाला जी को ज़्यादा बोलना तो बहुत चाहते थे वो, और वो बोलते भी बहुत अच्छा है। बोलते अच्छा नहीं केवल, वो जैसा बोलते वैसा जीवन जीते भी हैं। और इसलिए उन्होंने मेरे जैसे सामान्य आदमी की तुलना की त्याग और बलिदान और अत्यंत पराक्रम, कहाँ गुरु गोविंद सिंह, कहाँ शिवाजी, कहाँ मेरे जैसा छोटा भगत्ता, अभी इनकी महानता है। तो जो महान आदमी होता ना, वो दूसरे को भी महान देखता है। और मैं जनता से ही कहता हूँ, अपने निवेदन लोगों से करता हूँ जो मेरे पास आते हैं, जो मेरे पास बात करते हैं। मैंने कहा जिस दिन आप दूसरे को अपने से बड़ा समझो और अपने को जितना विनम्र कर सको, अगर विनम्रता से चलेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आप भी महान हो जाएंगे। और ये महान है बालाजी, उनकी किताबें मैंने पढ़ी, संसद पर उन्होंने जो चित्र दे रखे हैं अद्भुत दे रखे। आप उनकी छोटी सी पुस्तक को देखेंगे तो संसद का बना क्या उसमें, अभी हमारे पीयूष जी ने भी शायद नहीं देखी वो किताब, इनको जरूर दीजिए आप पीयूष जी को, औरों को भी दीजिए सांसदों को। संसद की जो एक प्रकार से
मैंने देखा था रामा जोइस हमारे साथ संसद में थे, वो रिटायर्ड जज थे, तो उन्होंने पूरे श्लोक, यानी अगर आप संसद के दरवाजों के श्लोक देखेंगे तो मैं देखता हूं कि आप ये कहेंगे कि जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे वो कितने दूरदर्शी थे, हमारे जीवन को जो प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन के लिए जो एक प्रकार से आदिकाल से लेके आज तक इस प्रकार के सूत्र हैं समाज को आगे बढ़ने के, ऐसे सूत्रों का वर्णन सारे दरवाजों पर है। सत्यमेव जयते से लेकर कितने कितने एक अच्छे वर्णन, और रामा जोइस ने कलेक्शन करके पुस्तक बना दी। लेकिन मैंने सोचा कि शायद रामा जोइस की पुस्तक ही सब कुछ है, पर जब मैंने इनकी किताब देखी तो उन चित्रों का अंकन किस प्रकार का, क्या भारतीयता के बारे में उस संसद के भवन में जो चीजें बनी हुई हैं, पीयूष जी आपका भी ध्यान नहीं गया होगा और आपका भी ध्यान नहीं गया होगा। मैंने इनकी पुस्तक के बाद मुझे ये लगा कि अरे हम संसद में हैं और हमने संसद को इनको गहराई से देखा ही नहीं। हम तो जाते हैं वहां, या तो भाषण देंगे या जैसा भी पीयूष जी कर रहे थे पूरे सत्र पर हल्ला करके बाहर आ जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो ऐसी एकदम हमारे यहाँ ऐसा सुंदर संसद बनी हुई है, तो उस संसद में भले ही हमारी नई संसद बन रहे, वो भी उससे और अच्छे बनेगी, लेकिन हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, आजादी के जो परवाने थे, वो कैसे भारतीय संस्कृति का चिंतन करते थे, ये उसको देख करके पता लगेगा, न कि नेताओं की कसम। पुरानी आज के नहीं, आज तो उसी को चल रहे हैं। अब तो मोदी जी जब से आए हैं, मुझे ख्याल से वो जो लिखा हुआ है संसद पर, जो चित्रकारिता पर संसद में की गई है, शायद उन हमारे पूर्वजों की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, देश को आजाद किया, संविधान बनाया, उनके सपनों को साकार, उन चित्रों को और उस किताब को देख करके, उन श्लोकों को देख करके लगता है उनको साकार करने के लिए शायद नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है, ऐसा लगता है मुझे। वो भी लगता है मुझे वो साकार कर रहे हैं। और वो साकार क्यों लगे, नरेंद्र मोदी नहीं करेगा, मेरी किताब या किसी दूसरे सांसद की किताब पढ़ने से भी नहीं होगा। वो चीजें साकार तब होंगी जब आप, हम सारे देश के लोग उन पूर्वजों का, उन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, बलिदानियों का, क्रांतिकारियों का ऋण चुकाने के लिए हमें कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन के अंदर जिस आदर्श भारत को बनाना चाहते हैं, वो आदर्श भारत तभी बनेगा। ये मैंने पुस्तक के बारे में नहीं, पर मैं संसद में था, दोनों सदनों में रहा, इसलिए कह रहा हूं कि उनको साकार करना है। तो ये हम सब के अंदर अगर जिज्ञासा होगी, हम सब के अंदर एक पीड़ा होगी कि जैसा भी हो, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी का बोल रहे थे, उनके जीवन एक के एक जीवन ऐसे है जो ये कहता है कि देखो भाई, तुम इस संसार में सांसद बन गए, विधायक बन गए, जरा थोड़ा रौब झाड़ दे, थोड़ा मोहनता बुरा मत मानना है, ये भी विधायक स्थिति कि सीना फुला लिया। ये सीना फुलाने के लिए नहीं, ये सेवा करने के लिए है और अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए है। इस दृष्टि से मुझे जो संसद में लगा, मेरी किताब तो आप लोग थोड़ी पढ़ सकोगे, पढ़ लेना, पर जो मुझे संसद में लगा, आज कभी कभी लोग बड़े निराश होते हैं, कभी कभी जब संसद का चित्र अभी हमारे पीयूष जी बता रहे थे, देख करके निराशा होती है। अलग अलग चित्र है, लेकिन न उस निराशा में से मैंने हमेशा अंधेरे में से एक प्रकार से उजाला देखने का प्रयास किया है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, इस किताब में पर जरूर उसका पढ़ेगा, मेरी बातों में मैंने की लिखा उसको। मैं संसद में था, मेरा भाषण पर्यावरण पर हो रहा था। उस समय राज्यसभा में जो मंत्री थे, जो बोल रहे थे, जो पर्यावरण के मंत्री थे, वो जयराम रमेश थे। मेरा भाषण चला, मुझे बोलना पहले था, पर बाद में कहा बाद में बोलना है, कोई बात नहीं, मुझे तो आज्ञा मानना है। समय कुछ ज्यादा दिया गया था, मैं समय का बड़ा पालन करता हूं। मुझे क्या कहा, नहीं आपका तीसरे, मैं जानता था अगर तीसरे नंबर पर है तो मुझे कम ही बोलना पड़ा, पर मैंने कहा मुझे समय दिया गया है। मैं बोल रहा था, हमारे उपाध्यक्ष ने कहा बैठ जाइए, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने कहा नहीं, मुझे और समय दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता, आपको और बोलने वाले, आपको इतना ही समय। ठीक कहा उन्होंने, उन्हीं का नियम यही है, ठीक कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा उपाध्यक्ष ने, ठीक कहा उन्होंने। इतने में हमारे मंत्री जयराम रमेश, ही इज फ्रॉम कांग्रेस,
बड़े विद्वान है, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ये सीनियर मेंबर है, हमको भी सीखने को मिल रहा है। मैं नहीं जानता कि मैं कुछ सीखने लायक बोल रहा था, पर उनका यह आकलन था। बोले इनको बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी ने बोला नहीं नहीं, इनका समय खत्म हो गया। तो रमेश ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा समय भी इनको दे दीजिए। एक चित्र है, मेरा समय भी इनको दे। अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, उपाध्यक्ष जी ने कहा नहीं, मैं नहीं देता हूं, क्योंकि मैं नियम का पालन करता हूं। मैं अगर अनुशासन का खुद पालन नहीं करूंगा, दूसरा कैसे करेगा। जब अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बैठ गया। मैं बैठा तो हमारे दूसरे सदस्य बोलने लगे और दूसरी पार्टी के अंदर से 2 मिनट के बाद मैं देखता हूं, 3 मिनट के बाद जयराम रमेश मंत्री है, कांग्रेस का है, आकर के मेरे कुर्सी के पास, पीछे से आके मेरे कुर्सी के पास आके बैठते हैं और कहते हैं कोश्यारी जी अब मैं अपना भाषण उत्तर आज नहीं दूंगा। उत्तर देना पड़ता मंत्री को, मंत्री जी बैठे यहाँ जब लोग बोलते हैं तो। बोले मैं आज उत्तर नहीं दूंगा, मैं अपना उत्तर अब कल दूंगा। और बोले जब मैं कल उत्तर दूंगा तो हम बाद में उसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। बोले आप क्लैरिफिकेशन मांगे और आप अपनी बात पूरी करिए। मेरे ख्याल से संसद में इससे बड़ी चीज मेरे लिए कोई नहीं हो सकती।